हेलो प्यारे बच्चों, आ गए अपने अगली क्लास में। और एनसीईआरटी का जो पॉइंट है वो देखें ज़रा। ये 15-6-1, 15-6-1, 15-6-1 है ना। तो यह है अप्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे तथा प्रसामान्य विधाएं। विधाएं जो होती बेटा, ये होती है गुणों का संयोजन, मतलब कुछ गुण हों जिसके बारे में बताएं। प्रसामान्य विधाएं, विधा जो होती है ना, इसे बोलते हैं गुण, मतलब प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहली बात, ये पॉइंट जो है तैयार है आपका, इस पे बारे में हम विचार करेंगे। अप्रगामी तरंगे, तो प्रगामी तरंगे यानी चलने वाली तरंगे, जैसे मान लीजिए साउंड वेव है, ये कैसी है, ये प्रगामी तरंग है जो चलती है। तो इसके सामने लगा दिया अप्रगामी, तो इसका मतलब हो गया स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। दो नाम होते हैं, स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव, है ना। मतलब चलेगी नहीं ये। सर ऐसी कौन सी तरंग होगी जो चलेगी नहीं? मतलब जो बनेगा, परिमाण आएगा, वो होगा कि जिसमें तरंग, ऐसी परिणामी तरंग होगी जो चलेगी नहीं। हम्म? एक तरफ से आएगी कोई तरंग प्रगामी, दूसरी तरफ से दूसरी तरंग आएगी प्रगामी, और ये दोनों बराबर होंगी, है ना। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, विस्थापन एक दूसरे को काट देंगे, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये तरंग जो बनेगी इसे कहेंगे अप्रगामी तरंग। तो अप्रगामी तरंग का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं बात को। मान लीजिए हमारे पास एक तरंग है जो इस तरीके से आगे बढ़ रही है। ध्यान दे बेटा, इस तरीके से आगे बढ़ रही है। ये मान लीजिए एक्स है और ये मान लीजिए वाई है, ऐसे आगे बढ़ रही, ध्यान दें। तो इस तरंग का जो समीकरण होगा हमारे पास वो क्या होगा? भाई आगे जा रही है, ये धनात्मक एक्स अक्ष है ना। लेकिन जैसे ही शुरुआत हुई वैसे ही जो विस्थापन है माइनस की तरफ है। अगर ये ऊपर की तरफ होता तो हम लगाते पॉजिटिव, और नीचे की तरफ है तो माइनस। तो इसका समीकरण जो है, इसे मान लेते हैं y1। y1 होगा माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये है एक्स एक्सिस की तरफ जाने वाली। अब यहाँ समझ रहे हैं बात को कि जो पहला विस्थापन है, यानी शुरुआत, समय गुजरने के बाद जो शुरुआत हुई है वो माइनस की तरफ आया है, तो इसीलिए ये माइनस लगाया है। अगर ऊपर लगा देता मैं ऐसे तो यहाँ प्लस हो जाता। तो ये जाने वाली है, बिल्कुल इसी के बराबर एक आने वाली है, ये वाली। ये क्या है, ये आने वाली है, देखो ये आ रही है। इसको मैंने मान लिया y2। तो y2 कैसा होगा, y2 चूँकि जीरो के बाद देखें तो पॉजिटिव है लेकिन दिशा विपरीत है, तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। जो x है ना वो गति की दिशा बताता है, माइनस एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब प्लस की तरफ जा रही है। ये बात पहले बताई थी मैंने। और अगर निशान बदल दिया, x का प्लस कर दिया तो आ रही है, यानी दिशा पलट गई है, यानी ये दिशा, इसकी दिशा है माइनस एक्स की तरफ। और चूंकि देखें, यहाँ पर देखें तो जीरो के बाद थोड़ा समय अगर लें यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव है, तो इसलिए ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, यानी एक जाने वाली है एक आने वाली है। तो जाने वाली और आने वाली को ज़रा अलग अलग रंगों से देखें। देखो बेटा, ये जो ब्लू आ जाएगी, नीले रंग की जो आ रही है, ये जाने वाली है ना। और दूसरा कोई रंग बना दें, इधर देखो, ये आने वाली है, देखो ये आने वाली है, ये है आने वाली। दोनों के आयाम बराबर हैं, दोनों के आयाम क्या हैं, बराबर हैं। दोनों की आवृत्ति बराबर हैं, दोनों के तरंग दैर्ध्य बराबर हैं, यानी बराबर हैं तरंगे। तो कह रहा है किसी भी समय परिणामी तरंग का विस्थापन शून्य है। क्या कहते हैं, किसी भी समय, किसी भी समय परिणामी तरंग, इन दोनों को मिलाकर जो तरंग बनेगी, परिणामी तरंग का विस्थापन y
y1 प्लस y2 बराबर 0 है, यानी किसी भी समय पर देखें तो 0 है। क्यों 0 है दिख रहा है हमें कि भाई जितना पॉजिटिव है धनात्मक है उतना ही ऋणात्मक है, हर समय यही कहानी है। जहाँ जहाँ पर आयाम अधिकतम दिख रहे हैं आपको, ये खुली हुई चीज़ है, जहाँ जहाँ पर आयाम अधिकतम दिख रहे हैं बेटा, ये इसे कहते हैं प्रस्पंद, यानी नोड, सॉरी जहाँ खुले हुए हैं इसे कहते हैं निस्पंद, यानी एंटी नोड, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एंटी नोड। और जहाँ जहाँ पर आयाम जो है मिले हुए हैं, भाई विस्थापन तो हर जगह 0 ही है, परिणामी विस्थापन तो है ना, तो हर समय ये क्या है, विस्थापन क्या है हर समय, याद हो गया, 0 है। तो ये जहाँ पर आयाम नहीं है, 0 स्थिति है, उसे कहते हैं प्रस्पंद, यानी नोड। यानी दो चीज़ होती हैं, एक जहाँ आयाम मैक्सिमम है, खुले हुए हैं नोड्स, खुला हुआ हिस्सा, जहाँ बंद हो गया है वहाँ नोड यानी प्रस्पंद है। तो कुल मिला के दो चीज़ें आ गई, एक निस्पंद हो गया, एक प्रस्पंद हो गया, और परिणामी तरंग का विस्थापन y जो है वो 0 ही रहता है, ये भी सिंपल सी बात है। तो जब परिणामी तरंग है और उसका अगर विस्थापन दें, परिणामी तरंग, तो परिणामी तरंग का समीकरण ऐसे क्या होगा, y बराबर y1 प्लस y2 ऐसा होगा। अरे कि जब वैल्यू डालेंगे उसमें तो मान उसका 0 ही आएगा, अभी हम डाल के देखेंगे, वैल्यू उसमें पुट करके देखेंगे, है ना, कुछ वैल्यूज हम पुट करके देखेंगे तो मान उसका 0 ही आएगा। चलिए, तो y जो है y1 क्या है, माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इसे पलट लेते हैं, ये चीज़ देखो ऐसी हो जाती है, ए माइनस को अंदर गुणा कर दें, के एक्स माइनस ओमेगा टी, बेटा ऐसी हो जाती है, देख इस माइनस को अगर अंदर गुणा कर दें, ये हम मान के चले हैं कि जाने वाली कौन सी है और वापस आने वाली कौन सी है। यानी ये भी ध्यान देने की बात है कि हमने जो ये मानी है y1, ये आगे जाने वाली है, और जो ऊपर लाल रंग से हल्का हल्का रेड कलर दिख रहा है ये आने वाली है। अगर हम इन्हें बदल भी दें तो इससे हमारे परिणाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोच रहे होंगे सर ऊपर वाली को जाने वाली मान लूँ, नीचे वाली को जाने वाली मान लूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, समीकरण जो आएगा वही आएगा जो भी आता है। चलिए आगे चलते हैं। तो y1 जो हुआ हमारा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, जब भी न्यूमेरिकल लगाएं तो ये जो तैयार होगा फॉर्मूला इसके आधार पे लगाएं, क्योंकि मैंने कहा अगर आने और जाने वाली को आप बदल भी देंगे तो इस समीकरण में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वैसे का वैसा ही रहता है, इसमें जो मान होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ए साइन, ए कॉमन ले लें ऐसे, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो साइन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, साइन ए प्लस साइन बी वाला, त्रिकोणमिति में जाइए तो होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो साइन ए प्लस बी बाई 2, इस पूरी वैल्यू को ए मान लें, इसे बी मान लें। तो जब प्लस होंगे दोनों तो के एक्स ऐड हो जाएंगे और ओमेगा टी खत्म हो जाएगा, और बटे में 2 भी होता है तो ये हो जाएगा के एक्स और कॉस, इसमें से ये घटेगा तो ये 2 ओमेगा टी हो जाएगा, और बटे में 2 भी होता है तो ये बन जाएगा ओमेगा टी। माइनस में आएगा तो कॉस का माइनस थीटा, यानी इस बात का ध्यान दें, अगर कॉस में कहीं माइनस का थीटा आ रहा हो तो ये कॉस थीटा ही होता है। अगर आए तो भाई प्लस माइनस कर रहे हैं, अगर आ जाए तो वो माइनस में नहीं लिखना, कॉस ओमेगा टी आए। तो परिणामी तरंग जो आ गई 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये हमारे पास तैयार होके आ गई। तो ये अगर हम इसे चेक करते हैं कि साहब चेक करो कहाँ क्या क्या स्थिति ये बना रही है, तो किसी एंटी नोड पे चेक करते हैं। मान लीजिए हम किसी
एंटी नोड पे चेक करते हैं, यहाँ चेक करते हैं, यहाँ इस जगह पे मान लो ये पोजीशन है एंटी नोड की, पोजीशन 1 पे चेक करते हैं, और यहाँ मान लें पोजीशन 2 पे चेक करते हैं, स्थिति 1 या स्थिति 2 पे चेक करते हैं। तो स्थिति 1 पर हम जांच करते हैं यहाँ। तो अगर हम देखें बिल्कुल 0 से यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी दूरी तय की, यानी x का मान कितना है, तो ये होता है तरंग दैर्ध्य का 1/4। ध्यान देंगे बेटा, तरंग दैर्ध्य का 1/4, यानी पूरी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो इतनी होती है। ये पूरा तरंग दैर्ध्य होता है, ये आप जानते हैं अच्छे से। तो मैंने कहा ये जो पहला एंटी नोड है बस ये वाला, ये दूरी कितनी है, इसमें x का मान कितना है। तो हम जान रहे हैं कि x का मान लैम्बडा का 1/4 होगा, यानी λ/4 होगा। इस बात को समझें तो यहाँ हमने x की जगह पे लगा दिया। उसके बाद cos ओमेगा टी, यानी अगर कोई तरंग चले तो यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगी, यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगी। तो पूरा जो दोलन काल होता है या आवर्त काल होता है बेटा वो ये होता है, ये पूरा टी होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक दोलन पूरा हो जाता है, या एक दोलन काल मान लें इसको, या आवर्त काल लिख दें इसको। तो ये हो गया आधा और ये हो गया 1/4, यानी यहाँ पर भी चीज़ आ जाती है समय अगर पुट करें तो ये हो जाता है ω/T/4। तो 2a साइन, अच्छा k का जो मान होता है हमारे पास तरंग में वो होता है 2π/λ, होता है कि नहीं, याद आ रहा है तरंग के समीकरण में k का मान शुरू में पढ़ाया था मैंने। तो ये चीज़ बन जाती है π/2 ऐसे, क्योंकि λ/4 है, 2π/λ है, 2π कटेगा तो π/2 बनेगा। यहाँ पर भी ω/t होता है 2π, हम जान रहे हैं ओमेगा होता है 2π/t, तो ω/t अगर कहीं आ जाए तो ये होता है 2π, तो यानी cos π/2। तो ये चीज़ हो गई बेटा। साइन π/2 क्या होगा, 1 होगा, लेकिन cos π/2 क्या होगा, 0 होगा। तो देखो y जो है यहाँ पर 0 हो गया, मतलब कहीं पे भी हमने एक एंटी नोड चेक किया। इसी तरीके से हम स्थिति 2 पे देखते हैं, यानी एंटी नोड चेक करें 0 दे रहा है, और हम नोड पे देखते हैं। स्थिति 2 पे अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, है ना। हमने स्थिति 1 पर देखा 0 आ गया, अब स्थिति 2 पे देख लेते हैं, कहीं लिख लेते हैं इसको, यहाँ देख लेते हैं। देखो तो क्लियर है ना। स्थिति 2 पर देखते हैं एक बार इसे पुट करके। स्थिति 2 पर यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर है नोड ऐसे, तो y 2a साइन k। तो हम जान रहे हैं स्थिति 2 में जो दूरी है x है वो लैम्बडा का आधा है, तो ये हो गया k λ/2 cos ओमेगा, और समय है टाइम पीरियड का आधा। ये आ गया, देखो ऐसे कितना समय होगा यहाँ पे, आधा दोलन काल या आधा आवर्त काल। अच्छा ये जो चीज़ आ रही है ये 2π/λ है, तो कितना हो गया y, ये हो गया 2a साइन पाई और cos पाई, है ना। तो वे किसके वजह से 0 हो गया, साइन पाई की वजह से, यानी साइन पाई कितना होता है, 0 होता है। cos पाई कितना होता है, -1 होता है। तो जब 0 आ गया यहाँ पे तो 0 ही कर देगा पूरे को। तो आप देख रहे हैं कि नोड और एंटी नोड पे इसकी जांच हो जाती है। नोड और एंटी नोड के बीच में कहीं भी अगर आप इसकी जांच करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ अलग अलग जगहों पे करेंगे, टाइम उसी हिसाब से रखेंगे तो रहेगा तो 0 ही, लेकिन उन स्थितियों को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, उनकी वैल्यू निकालना या तो हमारे पास होना चाहिए सवाल में 0 है। हाँ अगर हमें कोई समय दिया हो तो x हम निकाल सकते हैं कि वो कहाँ पर 0 है। देखिए कैसे करते हैं इस चीज़ को भी, इसको भी हमें समझना है कि भाई इन स्थितियों के अलावा अगर कोई स्थिति हो जाए जहाँ पर 0 हो जाए, ठीक, तो उस परिस्थिति में हम कैसे जांच करेंगे, है ना। देखिए इक्वेशन को देख लीजिए पहले, ये इक्वेशन है हमारे पास, ये आ गया। तो हम यदि x बराबर x0 पर y बराबर 0, तो मतलब यहाँ x0 पर y बराबर 0 है,
ठीक, तो क्या करते हैं, इसको जीरो रख लेते हैं। 2a साइन के एक्स नॉट कॉस ओमेगा, समय कितना है टी नॉट, ये हमारे पास एक समीकरण है। ठीक, तो ये वैल्यू जीरो बनाए भाई, इसके हिसाब से कह रहे हैं जी इसका मान जीरो नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका मान जीरो आएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये वैल्यू के एक्स नॉट जो है नॉट साइन में कि हिसाब ये जीरो नहीं है, ये जीरो के बराबर नहीं है ये वाली चीज़, तो पक्का है कि कॉस ओमेगा टी का मान जीरो आएगा। कॉस ओमेगा टी नॉट कोई समय हमने मान लिया, ये जीरो आएगा, तो ओमेगा टी नॉट बराबर कितना हो जाएगा π/2, क्योंकि कॉस π/2 जीरो होता है, तो एक ऐसा समय आएगा π/2 ओमेगा जहाँ पर इसका मान जीरो होगा। लेकिन चूंकि ऐसी स्थिति बनती नहीं है इस तरीके से वैल्यू निकालना, पर कोई सवाल बनता नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर करें हम इसको तो ये बहुत ही आसान सी बात है भाई, ये जीरो नहीं है, इसका कोई वैल्यू है साइन में, तो इसको तो जीरो होना ही है। दोनों के कुछ मान हो और दोनों मिलके जीरो हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। अब दोनों मिलके जीरो हो जाएं ऐसा नहीं होता। मान लीजिए हम यहाँ की बात करें, यहाँ इस पोजीशन पे, तो देखिए यहाँ इसमें भी थोड़ा सा विस्थापन है, इसमें भी थोड़ा विस्थापन है। अगर हम कोई x यहाँ मान लें और यहाँ से यहाँ तक का समय लगाएं, ठीक, तो गणितीय दृष्टि से ऐसा बिंदु ढूंढना मुश्किल है। तो सरल क्या है, फंडामेंटल क्या है कि साहब या तो नोड पे देख लो या एंड नोड पे देख लो, इन पे जांच कर लो कि ये जीरो बताती है कि नहीं बताती है, और इसी बात पर सवाल है। तो खैर अगर हम कोई पॉइंट ले भी लेते हैं तो ये चीज़ मान लीजिए जीरो नहीं हो रही है, तो ये दूसरे वाली चीज़ जीरो होगी। उसका फैक्टर क्या होगा कि उसका फैक्टर ये होगा कि यहाँ जो तरंग है जीरो जीरो से शुरू नहीं हो रही है, आगे पीछे से हो रही होगी, तो नोड और एंटी नोड में से कोई एक वहाँ पड़ रहा होगा, है ना, हो रहा होगा ना, तब जाके वो जीरो कर रहा होगा, हो सकता ऐसा हो सकता है। तो खैर चलिए आगे देखते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर नोड और एंटी नोड के अलावा कोई पॉइंट लिया जाए तो उसका गणितीय रूप से उसको निकालना मुश्किल है, उस पर सवाल नहीं बनेगा, जीरो नोड या एंटी नोड का ही देखा जाएगा। क्लियर, चलिए अब एक सवाल कर ले हम छोटा सा कि इनको अलग अलग कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण है, ठीक, तो उसको अलग अलग कैसे किया जाता है ना। तो हम कह रहे हैं प्रगामी, यानी एक उदाहरण ले लेते हैं, अप्रगामी तरंग का समीकरण y बराबर 0.02 साइन 0.01 x कॉस 50 पाई टी है, तो प्रगामी यानी चलने वाली तरंगों का समीकरण या के समीकरण है ना, ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा और बहुत ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं इसकी जो तुलना है वो हम तरंग से करते हैं, यानी हम y बराबर 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी से इसकी तुलना कर देते हैं। तो हमारे पास जो a का मान है वो आता है 0.01, यानी ये 2a की वैल्यू होती है जो यहाँ लिखी है उसका आधा कर देंगे। अच्छा, ओमेगा टी या के एक्स जो कि तो यहाँ लिखे हुए, देखो ये के एक्स लिखा हुआ है, ये ओमेगा टी लिखा हुआ है। और तरंग जो होती हैं वो होती हैं y1a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और y2a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये वाली चीज़ है। तो y1 कैसा हो जाएगा, y1 हो जाएगा a कितना है 0.01, यानी मान रख दो, साइन के एक्स की वैल्यू क्या है, देखो ये रहा के एक्स 0.01 x 0.01 x प्लस ओमेगा टी है 50 पाई, यानी 50 पाई टी हो गया। एक ये हो गई माइनस वाली है ना, ये माइनस वाली, दूसरे वाली प्लस में हो गई, y2 जो हो गया
जीरो पॉइंट, यानी ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, तरंगों को अलग अलग करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस 50πt ऐसा आ गया। ठीक, तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके ऊपर दोनों को अलग अलग करके बताओ। या फिर ये पूछ लिया जाता है कि दो तरंग हैं हमारे पास, प्रगामी तरंग, क्या इनसे अप्रगामी तरंग बन सकती है? बन सकती है, तो उसका समीकरण क्या है? तो अप्रगामी तरंग बनने का तरीका या नियम ये होता है कि जब दो तरंगे एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में हों, उनके आयाम बराबर हों, उनकी आवृत्ति बराबर हो, यानी इस तरह के रूप में दो समीकरण लिखे हुए हों, तब हम कह सकते हैं कि साहब इससे अप्रगामी तरंग बन सकती है। शाबाश, चलिए, क्लियर हुआ? इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन कहीं आया हुआ है जेई में, नीट में, तो वहाँ अगर आप उसे करेंगे तो समझ जाएंगे आप कि करना कैसे है, बन सकती है कि नहीं बन सकती है, बनाकर देख लेंगे आप एक बार। अब मान लीजिए मैं एक उदाहरण ले लूँ कि साहब हमारे पास दो तरंगे हैं, y1 है a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस π/2 और y2 है a कॉस kx प्लस ओमेगा टी। तो बताइए कि इनसे अप्रगामी तरंग बन सकती है कि नहीं बन सकती है? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इन दोनों को सीधे तौर पे जोड़ के देखता हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है मेरे पास कि यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन हो, या कॉस है तो कॉस हो। तो यहाँ पर ये साइन है π/2 प्लस थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा। यानी पहले मैं ये साइन और कॉस एक जैसे कर लूँ, या तो ये दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो। तो देखो ये भी कॉस हो जाएगा, ए कॉस π/2 प्लस थीटा मान लें इसको, ये हो जाएगा kx माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, और y2 मेरे पास एज इट इज़ है a कॉस kx माइनस ओमेगा टी। अब इन्हें जोड़ दूँ, y2a कॉस a प्लस कॉस b का फॉर्मूला, तो कॉस कॉस होता है दोनों, ये हो जाएगा कॉस kx और कॉस ओमेगा टी। समझ रहे हैं बात को? यानी ये परिणामी चीज़ मेरे पास आ जाएगी, परिणामी तरंग आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये परिणामी तरंग का समीकरण नहीं है, यानी ये अप्रगामी, मतलब परिणामी तरंग का वो समीकरण जो होना चाहिए ये वो नहीं है, क्योंकि अप्रगामी तरंग का एक ही समीकरण होता है, 2a साइन kx कॉस ओमेगा टी। तो इसमें कॉस ओमेगा टी तो है, लेकिन कॉस kx आ गया है, तो ये अप्रगामी तरंग का समीकरण नहीं है। तो जांच करने का तरीका क्या है कि जो भी दो तरंगें बताई गई हैं उनको जोड़ लीजिए। जोड़ने से पहले अगर उनमें यहाँ साइन कोस का अंतर है, भाई एक में साइन है एक में कोस है, तो उन्हें वही बना लीजिए जो है, तो फिर जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद भले ही उसमें आपको π/2 जोड़ना पड़े या π/2 घटाना पड़े, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। देखो कॉस में बदल लिया, और साइन π/2 प्लस थीटा, ये भी क्या होता है, ये भी कॉस थीटा होता है। तो साइन और कॉस आपस में इस तरीके से बदले जा सकते हैं। तो यहाँ के नंबर को, यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ जो यहाँ पे जो साइन और कॉस लिखे हुए हैं, है ना, उनको चेंज कर लीजिए, है ना, तब जोड़ दीजिए इसको। जोड़ने के बाद अगर अप्रगामी तरंग का जो समीकरण होता है वो आया तो साहब ठीक है, आपकी बात अप्रगामी तरंग बनेगी, नहीं आया तो नहीं बनेगी। सिंपल तरीका हो गया। किसी भी तरीके से सवाल की जांच, मतलब किसी भी तरह के सवाल की, ऐसे सवाल की जांच आसानी से आप कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन आएंगे इस पर तो फिर हम करेंगे। जरा बुक में चलिए, इस पॉइंट के बाद जो अगला पॉइंट है उसको देख लीजिए एक बार।
अब आता है कि इन तरंगों का बनना प्रसामान्य विधा, यानी जो गुण है, इनकी जो विधा हैं, किस किस रूप में ये प्रकट होती हैं, उसमें आपके पास दो चीज़ें हैं। एक होती है खिंची हुई डोरियों में अप्रगामी तरंग। सबसे पहली चीज़ क्या लेते हैं, खिंची हुई डोरियों में, खिंची हुई, इसे बोल देते हैं तनी हुई डोरियों में अप्रगामी तरंग। ऐसे कैसे बनती है ये हमें समझना होता है। तो इसे बोल देते हैं सोनोमीटर वायर। क्या बोलते हैं बेसा, इसका दूसरा नाम क्या है, सोनोमीटर वायर। ये कहीं कहीं पे आपने नाम सुना होगा, सोनोमीटर वायर भी बोल देते हैं इसको, और भी कई तरीक़ों से पैदा हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है डोरी में तनाव और डोरी में प्रत्यास्थता हो, यानी डोरी ऐसी हो जिसमें तनाव हो और उसमें कुछ प्रत्यास्थता ज़रूर हो, इलास्टिसिटी ज़रूर हो, ताकि वह तनाव उसमें बना रहे, डोरी खींचे, तनाव बना रहे। चलिए पढ़ते हैं, शाबाश। तो डोरी खींचने का तरीका क्या है। डोरी खींचने का तरीका यह है कि हम एक टेबल के ऊपर, ऐसे मान लीजिए हम कोई टेबल बना लें और इस टेबल के ऊपर हम एक स्टैंड लगा लें, ये वाला है ना, ऐसे, यूँ, ऐसे, और यहाँ दूसरी तरफ एक दीवार लगा लें और इसमें हम कोई डोरी खींच लें। मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक एक डोरी खींच लेते हैं, ऐसे, ये डोरी है, तो इस डोरी को हम खींच लेते हैं ऐसे। देखिए डोरी जो है खींच गई है, ये हो गई डोरी ऐसे। और इधर डोरी जो है लटका दें और डोरी पर हम एक भार लटका दें, W, इसे क्या कह रहे हैं, भार। डोरी में एक तनाव पैदा हो जाता है, डोरी में जो है एक तनाव पैदा हो जाता है, ऐसे। ये बन गई टेंशन यानी तनाव। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया था कि तनी हुई डोरियों में जो चाल होती है, तनी हुई डोरियों में जो चाल होती है उसका फॉर्मूला होता है, तनी हुई डोरियों में या तनी हुई डोरी में तरंग की चाल। ये फॉर्मूला बनाया जा चुका है। ये होता है वर्गमूल T बाई म्यू। T क्या है, ये है डोरी में तनाव, आपने कितना तनाव बनाया है। म्यू है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, डोरी की एकांक लंबाई में द्रव्यमान, यानी म्यू जो हो गया ये हो गया M/L। डोरी का द्रव्यमान M क्या हो गया, डोरी का द्रव्यमान, और L क्या हो गया, डोरी की लंबाई। M क्या हो गया, डोरी का द्रव्यमान, और L क्या हो गया, डोरी की लंबाई। यानी डोरी की जो लंबाई है जिसमें तरंग बनेगी वो ये वाली चीज़ है बेटा, ये वाली चीज़ जो है ये है L। ये जो चीज़ है ये डोरी की लंबाई, ये L है ना, ये वाली चीज़ ऐसा। ओके, तो डोरी के बारे में, डोरी में चाल के बारे में ये जानकारी आपके पास आ गई है, शाबाश। अब जरा आगे देखते हैं। अब डोरी को कहीं पर भी थोड़ा सा टंकाया, टंक यानी इसको पंच थोड़ा सा पैदा कर दिया, इसमें झटका पैदा कर दिया इसमें, तो डोरी में जो बनने वाले तरंग दैर्ध्य हैं, जो बनने वाली तरंग है ना, वो किस प्रकार की होगी ये आपको समझना है।
शाबाश। तो सबसे पहली जो स्थिति है डोरी के लिए, वो सबसे पहली स्थिति बेटा ये है, देखो ऐसे। सबसे पहली स्थिति ये होती है, ए ऐसी, ये वाली स्थिति होती है सबसे पहली स्थिति। यानी जो बाउंड्री है, जो बंद सिरे हैं, ज़रूरी है कि उन पर नोड बने। भाई देखो, डोरी यहाँ पर भी अगर देखा जाए, यहाँ पर भी बंधी हुई है, यहाँ पर भी बंधी हुई है, तो सबसे पहले नोड बने। तो इससे कम स्थिति नहीं हो सकती। ये मूल गुणा आवृत्ति है, गुणा आवृत्ति बोल देते हैं। सबसे पहला जो होगा, ये कब होगा? जब डोरी को बिल्कुल बीच में से खींच के थोड़ा सा छोड़ दें। डोरी को बिल्कुल बीच में से खींचे थोड़ा सा नीचे तक, है ना, ऐसे, और छोड़ दें। इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सिरों पर नोड बनना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों सिरे बंद हैं, बंधे हुए हैं। तो जहाँ बंधा हुआ सिरा है वहाँ एंटी नोड नहीं बन सकता। एंटी नोड बनेगा खुले हुए सिरे पर, है ना। समझ रहे हैं बात को? ओके। शाबाश।